हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के बारे में, यानी कि डीडीएच के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा तो नहीं बना हुआ पर ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो है ये पेल्विक्स है एक इंसान की, और इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये एसिटाबुलम कैविटी है, एसिटाबुलम है, और ये है फीमर का हेड। ये क्या है? हेड ऑफ फीमर है। तो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा है, तो एसिटाबुलम कैविटी में हमारा ये फीमर का जो हेड होता है ये फिक्स रहता है थ्रू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या फिर जॉइंट रहता है थ्रू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहाँ पे कुछ लिगामेंट या स्पंजी टिश्यू होते हैं जो इनको आपस में कनेक्टेड रखने का काम करते हैं और आर्टिकुलेशन में मदद करते हैं। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है डिसलोकेशन ऑफ हिप, तो मतलब कि क्या हुआ है, जो एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड फिट होना चाहिए वो वहाँ फिट ना होकर कहीं और पर जुड़ा हुआ है, डिसलोकेट हो गया है अपनी पोजीशन से। हो सकता है एसिटाबुलम ही ऊपर हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा फीमर का हेड वहाँ जाके अटैच हो रहा है, या फिर फीमर का हेड इस एज के ऊपर हो या इस एज के पास हो, ये एग्जैक्टली सॉकेट में ना हो, एसिटाबुलम के सॉकेट में ना हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन सा नया टर्म यूज़ हुआ है? डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल विद इन टिश्यू या ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली मीनिंग निकल रही है कि मान लीजिए कि जो पेल्विक बोन अभी है एसिटाबुलम हमने देखी, वहाँ के सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से भी डिसलोकेशन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आप ये देखो, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप यानी कि डीडीएच को पहले हम लोग कॉन्जेनाइटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कि हम ये सपोज करते थे कि न्यू बॉर्न में ही ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जब बच्चा बर्न होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो ये डिस्प्लेसिया की वजह से डिसलोकेशन लेटर इन लाइफ भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है जन्मजात बच्चा हो सकता है ठीक हो, लेकिन बाद में हमारा डिसलोकेशन डेवलप हो जाए। ठीक है, अब आप ये देखो इंसिडेंस में मतलब ये 1.5 to 2.5 पर 1000 लाइव बर्थ होने के चांसेस होते हैं। बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि डीडीएच मीन्स हिप जॉइंट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिसलोकेटेड। ठीक है, या प्रोन टू डिसलोकेशन। ठीक है, यानी कि या तो डिसलोकेटेड है या प्रोन है, यानी कि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिसलोकेशन हो जाए इन लेटर लाइफ। ठीक है, पहले डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। आप ये देखो, अ कंप्लीट और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो फीमोरल हेड का आउट ऑफ द एसिटाबुलम। मैंने दिखाया सॉकेट में फिक्स होती है एसिटाबुलम की हेड, जैसे कि ये देखो, ये एसिटाबुलम की सॉकेट है, और यहाँ से क्या कह रहा है, जो फीमर की हेड है ये यहाँ लोकेट नहीं हुई है। ठीक है, आउट ऑफ द एसिटाबुलम ये लोकेट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे? डीडीएच कह देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ये देखो आप नॉर्मल कैसे होता है। ठीक है, ये हमारी पेल्विस बोन है, ज़्यादा ही बड़ी बन गई है, पर ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस करना। देखो, ये जो है ये कैविटी है हमारे एसिटाबुलम की, थोड़ा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक एज है हल्का सा, और उसके नीचे भी हल्का सा एज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फीमर का हेड होता है ये एसिटाबुलम सॉकेट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू अटैच होता है। यहाँ पे कुछ लिगामेंट आपके सपोर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, सॉकेट ऑफ एसिटाबुलम है, लिगामेंट है, और फीमर का ये फीमर है, ये फीमर का हेड इसमें सॉकेट में इसके लगा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए डिसलोकेशन हुई है तो कौन कौन से टाइप की डिसलोकेशन होती है। तो मेनली हम 3 टाइप के डिसलोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम कौन सा? एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया है। इसमें क्या होता है, फीमर जो होती है वो एसिटाबुलम में वेल सिटेड तो होती है, लेकिन एंगल जो होता है एसिटाबुलर का, ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एसिटाबुलम की पोजीशन, फीमर की पोजीशन तो फिक्स है, जहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी में उसको होना चाहिए वहाँ पे वो सिटेड है, लेकिन एसिटाबुलम की ही पोजीशन क्या हो गई है? लेटरली डिफरेंट हो गई है। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, एक रिस्क को प्रोड्यूस कर रहा है ताकि लेटर लाइफ में डिसलोकेशन बच्चे को होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि उसी डायग्राम को मैं फिर से दिखाऊंगी कि ये मान लो कि सेम पोजीशन पे होता है। ठीक है, अब ये एसिटाबुलम कैविटी, ये एसिटाबुलम कैविटी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे है, पर अगर मान लो कि एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये वाला एसिटाबुलम कैविटी अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो,
ठीक है। तो डिसलोकेशन होने के चांसेस हैं। बच्चा स्टार्टिंग में तो नॉर्मल दिखेगा, बट लेटर लाइट जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, बच्चा ग्रो करेगा, तो उसके गेट में भी प्रॉब्लम आएगी, एज वेल एज हमारा डिसलोकेशन भी दिखेगा साफ साफ, ठीक है। तो एसिटाबुलम डिस्प्लेसिया का सिंपल सा मतलब है कि एसिटाबुलम कैविटी की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबलेक्सेशन की। सबलेक्सेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा डायग्राम दिखाऊंगी मैं फिर से। अब ये देखो, ये नॉर्मल है, मैंने अभी पहले भी दिखाया था। ये देखो फीमर का हेड एसिटाबुलम कैविटी में अच्छे से फिक्स है। यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो एज दिख रही है, ठीक है, ये एसिटाबुलम कैविटी की क्या है, एज है। ऊपर भी दिख रही है, नीचे भी दिख रही है। सबलेक्सेशन में क्या होता है कि ये एग्जैक्टली सॉकेट में ना फिक्स होके ये ऊपर वाले एज के हल्का सा नीचे डिसलोकेटेड होता है, ठीक है। सबलेक्सेशन में क्या है, सब कुछ तो ठीक है, पर ये क्या है, सॉकेट में एग्जैक्टली फिक्स नहीं है। ये जो फीमर का हेड है ये सॉकेट में एग्जैक्टली फिक्स ना होके जो एसिटाबुलम कैविटी का ऊपर वाला एज है उसके हल्का सा नीचे लोकेटेड होता है, ठीक है। अब हम एक लास्ट पढ़ते हैं डिसलोकेशन। पहला हमने एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया देखा, फिर सेकेंड होता है सबलेक्सेशन, और थर्ड होता है हमारा डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन में दो आते हैं, दो तरह के, एक तो लो डिसलोकेशन होता है, दूसरा हाई डिसलोकेशन होता है। तो लो डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो ऊपर वाली एज होती है उससे हल्का सा ऊपर प्लेस्ड होता है हमारा फीमर का हेड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लो डिसलोकेशन। हाई डिसलोकेशन में क्या होता है कि इस एज के बहुत ज़्यादा ऊपर जो अगर फीमर का हेड चला जाए एसिटाबुलम कैविटी से काफ़ी दूर, और उस एज से भी काफ़ी दूर, उसके अपर एज से भी काफ़ी दूर, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, हाई डिसलोकेशन, ठीक है। लिगामेंट्स भी हमारे इसमें क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो सब लोग लेक्सेशन देख लिया था हमने, उसमें क्या हो रहा था, जो एसिटाबुलर कैविटी थी उसके अपर एज के हल्का सा नीचे लोकेट हो रहा था, एग्जैक्टली सॉकेट में लोकेट ना होकर, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई, डिसलोकेटेड होगा लेकिन नॉट कम्प्लीटली डिसलोकेटेड, यानी कि सॉकेट में तो पूरी तरह सीटेड नहीं है लेकिन हल्का सा तो सॉकेट में है, ठीक है। तो पूरी तरह डिसलोकेट नहीं होगा। हेड ऑफ द फीमर इज पोजीशन अंडर द एज ऑफ द एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम की ये एज है उसके अंडर में पोजीशनड है लेकिन वेल सीटेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं डिसलोकेशन की। तो डिसलोकेशन में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो हाई डिसलोकेशन, दूसरी लो डिसलोकेशन। तो उसमें हमने देख लिया था कि हेड ऑफ द फीमर लाइज आउटसाइड ऑफ द एसिटाबुलम। अगर लो डिसलोकेशन होगा तो उसमें एज के हल्का सा ऊपर फीमर रहेगी, और अगर हाई डिसलोकेशन होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर अपर साइड में रहेगी हमारी फीमर का बॉल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉजेस की। देखो, फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि लिगामेंट लैक्सिडिटी यानी कि हाइपर मोबिलिटी एक कारण हो सकती है, किसका, डीडीएच का, ठीक है। यानी कि जो लिगामेंट की है वो हाइपर मोबिलिटी हो गई, यानी कि एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा किसी का मतलब किसी बच्चे का पैर मुड़ रहा है, ठीक है। तो वो भी एक कारण हो सकती है डिसलोकेशन की। मटेरियल हार्मोन एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन का लेवल का एबनॉर्मल लेवल का प्रेजेंट होना भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे के अंदर डीडीएच देखने के लिए मिले। अब बात कर लेते हैं प्रीनेटल मैकेनिकल फैक्टर की, यानी कि बच्चे के बर्थ के पहले क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डीडीएच की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पता है कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन में यानी कि नॉर्मल पोजीशन यूट्रस में बच्चे की क्या होती है, तो हेड जो होता है वो सर्विक्स की तरफ साइडेड होता है, ठीक है। यानी कि डिलीवरी जब होती है तो बच्चे का हेड पहले बाहर आता है। लेकिन ब्रीच पोजीशन में क्या होता है, हेड की जगह कोई और बॉडी पार्ट जो होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सर्विक्स के साइड पे, और वही बॉडी पार्ट जब बेबी बर्न होगा या बेबी डिलीवर होगा तो वही पार्ट बाहर निकलेगा। तो इसको कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। डीडीएच के केस में क्या होता है, यहाँ पे लेग्स मोस्टली केसेस में देखने के लिए मिलते हैं, और जब लेग्स को हम खींच के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऑलिगोहाइड्रोमानियास का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि बच्चा जो है वो एक एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। जब मदर के यूट्रस के अंदर बेबी होता है तो वहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट में कोई कमी आ गई तो क्या होगा, बच्चा ठीक से मूव नहीं कर पाएगा इनसाइड द यूट्रस, तो वो भी एक कारण होता है हमारे डीडीएच होने का। प्राइमी ग्रेविटा इसका क्या मतलब होता है कि कोई लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, यानी कि पहली बार वो माँ बन रही है, तो उस बच्चे में भी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड में होने के चांसेस होते हैं। कॉन्जेनाइटल नी डिसलोकेशन, बच्चे को कॉन्जेनाइटल नी डिसलोकेशन है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं पोस्टनेटल मैकेनिकल फैक्टर की। तो इसमें स्वेडिंग आ सकता है, यानी कि बच्चे को गर्म रखने के लिए जिस कपड़े में लपेटा गया वो फंस गया और हमने स्ट्रेच किया तो बच्चे की
बोन डिसलोकेट हो गई। स्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एडेसिव प्लास्टर का एप्लीकेशन किया है किसी कारणवश या और उसको निकालते टाइम या फिर उसकी वजह से बच्चे की बोन डिसलोकेट हो गई। प्लस फिजिकल फैक्टर मैकेनिकल फैक्टर में ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और बच्चे के नी पे कोई जर्क लगा है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारी जो फीमर बोन होगी वो क्या होगी, डिसलोकेट। यहाँ पे नी पे जब फोर्स लगेगा तो इस बोन पे भी इफेक्ट आएगा, तो उसकी वजह से भी डिसलोकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं जेनेटिक फैक्टर की। तो 5F, इसमें छोटा सा एक मैं निमोनिक बताऊंगी आपको। 5F यानी कि किसको किसको होने के चांसेस होते हैं, तो फेरी वेस्टर्न लोगों को होने के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू ब्राउन और ब्लैक पीपल, यानी कि वेस्टर्न में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने फेरी इसलिए रखा है, वेस्टर्न के पीपल क्या होते हैं, फेरी होते हैं, फेयर इन कलर होते हैं। फर्स्ट बेबी को होने के चांसेस होते हैं 5F से, ये याद रखना, फर्स्ट F फॉर फेरी, यानी कि वेस्टर्न लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट बेबी को होने के चांसेस होते हैं। फीमेल में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू मेल। अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा हमें चांसेस होंगे कि बच्चे को DDH हो। और बाकी सारे फैक्टर भी, और भी फैक्टर्स जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मटरनल फैक्टर भी इसमें क्या होगा, कॉज होगा, एक अच्छा कॉज है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से माल पोजिशन हो गया है क्या, फीमोरल का हेड, एसिटाबुलम या फिर एसिटाबुलम कैविटी, इसकी वजह से हिप इनस्टेबिलिटी हुई है और डिस्प्लेसिया हुआ है या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुई है, उसकी वजह से ग्रेजुअल डिसलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो हिप इनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। जो बच्चा होगा उसमें हिप का एबडक्शन जो होगा, एबडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पार्ट को अवे फ्रॉम मिड लाइन ले जाना। जैसे कि मान लो कि ये बेबी के पैर हैं, ये बेबी है, ठीक है, ये उसका ये हो गया, ये बेबी के पैर हैं, ठीक है, ये फीमर वाली बोन हो गई। और बेबी के पैर को हम क्या करें, एबडक्शन, यानी कि ये मिड लाइन है बॉडी की, एबडक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे उसके पैरों को, ठीक है। तो ये होता है हमारा एबडक्शन। तो क्या होगा, इन्फेंट हैव लिमिटेड हिप एबडक्शन, ठीक है, हमारा पैर जितना फैल जाता है उतना बेबी का पैर या फिर जिसको डिसलोकेशन होगा उसका नहीं फैलेगा जब तक बच्चा वॉक ना करने लग जाए। अब ये असाइमेट्रिकल स्किन फोल्ड को शो करेंगे बच्चे थाई पे, यानी कि एक थाई पे नॉर्मल स्किन फोल्ड रहेगी, लेकिन एक पे बहुत ज़्यादा मसल मास डिपोजिशन देखने के लिए मिलेगा अगर बच्चे को ऐसा कुछ है तो। और यही सेम चीज़ ग्लूटियल एरिया में, यानी कि बटक्स पे भी बच्चे के एक्स्ट्रा मास देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब ऑन द डिसलोकेटेड साइड, यानी कि जब हम कंपेयर करेंगे, अभी हम एक साइन के बारे में पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो उसमें पता चलेगा जब हम कंपेयर करेंगे बच्चे के दोनों पैरों को, जैसे कि मान लो ये, तो एक जो लिम्ब होगा, यानी कि एक पैर जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा और एक थोड़ा छोटा होगा, और जो छोटा साइड होगा वही डिसलोकेटेड पार्ट को शो करेगा, जैसे शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब ऑन द डिसलोकेटेड साइड। तो ये क्या शो करेगा, हमारे DDH को शो करेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होते हैं। तो आप ये देखो, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन तो हमने करना ही करना है, तो हिस्ट्री टेकिंग तो आसानी से कर लेंगे जैसे हमने पुराने रूल्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन की बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ईजी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला ये होता है, ठीक है, पहले हम करते हैं बार्लो टेस्ट, और बार्लो टेस्ट को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं ओर्टोलानी टेस्ट। तो 1 बाय 1 पहले इन दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो आप ये देखो, ध्यान से समझना, बी फॉर बाहर से याद रखेंगे हम, ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं कि बच्चे के पैरों में एडक्शन कराते हैं ताकि फीमर का हेड जो है अगर डिसलोकेटेड होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ये देखो, हमने क्या करा दिया, इसका एडक्शन करा दिया, एडक्शन करा दिया, तो ये वाली जो बोन है, ठीक है, यही एसिटाबुलम कैविटी में जो फिक्स थी वो बाहर की तरफ आएगी और हमको एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। जब ये बोन बाहर आएगी हम एंटीरियर फोर्स लगाएंगे, इसको एडक्शन करेंगे, यानी कि मिड लाइन के पास लेकर आएंगे जब दोनों पैरों को, तो एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब है कि जो बार्लो टेस्ट है वो हमारा पॉजिटिव आया है, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, बार्लो का मतलब होता है बाहर, यानी कि हम फीमर को
फीमर के हेड को एसिटाबुलम कैविटी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडक्शन करेंगे। तो एडक्शन में ये होता है कि हम मिड लाइन के पास बॉडी पार्ट को लेकर आते हैं। तो हम बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे, नी को फ्लैक्स करेंगे और उसको एडक्शन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बाहर पास लाने, मिड लाइन के पास लाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फीमर का हेड जो होगा वो एसिटाबुलम कैविटी से बाहर निकल जाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगी। अब जब ये पॉपिंग साउंड सुनाई देगी तो हम क्या कह देंगे, ये टेस्ट जो है हमारा बार्लो टेस्ट वो पॉजिटिव आया है, राइट। अब बात कर लेते हैं ऑर्टोलॉनी की। हम ऑर्टोलॉनी टेस्ट, जब बार्लो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसी को कंफर्म करने के लिए हम ऑर्टोलॉनी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑर्टोलॉनी का मतलब होता है ओबीडिएंट, यानी कि इसका मतलब बाहर, हमने ऐसे निमोनिक के लिए याद रखा है ओबीडिएंट। इसका मतलब सिंपल सा क्या मतलब है, इसमें हमने बाहर भेजा था, इसमें क्या करेंगे, इसी फीमर बोन को अंदर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आउट किया था, अब हम इन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बच्चे का जो ये बच्चा है, ठीक है, पहले हमने बाहर किया था इसलिए एडक्शन किया था, अब हम अंदर करने की कोशिश करेंगे इसलिए हम क्या करेंगे, एबडक्शन करेंगे, यानी कि ये मिड लाइन से दूर लेकर जाएंगे बच्चे के पैर को। सेम पोजीशन रखेंगे, सुपाइन पोजीशन, नी फ्लैक्स करेंगे बच्चे का, ठीक है। और जब हम दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो बोन होगी ये अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। अंदर की तरफ जब आएगी तो क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगा जिसको हम क्या कहते हैं, क्लिंक साउंड। और जब क्लिंक साउंड सुनाई देगा तो यानी कि टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या कर रहे थे, हम एडक्शन करेंगे बार्लो टेस्ट में, एबडक्शन करेंगे हम किस में, ऑर्टोलॉनी टेस्ट में। बार्लो टेस्ट में जो होगा पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, यानी कि फीमर बोन हमारी क्या हुई, एसिटाबुलम कैविटी से बाहर निकल गई है। ऑर्टोलॉनी में हम उसी फीमर बोन को अंदर लाने की कोशिश करेंगे एसिटाबुलम कैविटी में, तो क्लिंक साउंड सुनाई देगा, दैट मीन्स कि ऑर्टोलॉनी टेस्ट कन्फर्म है, ठीक है, पॉजिटिव है। गैलेजी टेस्ट में क्या होता है, इसमें जब हम बच्चे को ऐसे लिटाते हैं, एक मिनट में डायग्राम दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा आपको। अब ये देखो, जब हम बच्चे को इस पोजीशन में रखते हैं तो क्या होता है, हमारा ये एक जो है वो बड़ा छोटा दिखेगा हमें पैर, ठीक है। एक जो लिम्ब होगा वो छोटा दिखेगा और एक जो लिम्ब होगा वो हमें बड़ा दिखेगा, ये एकदम बराबर पोजीशन में नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो गैलेजी टेस्ट भी हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। अब ट्रेंडलबर्ग की बात कर लेते हैं। तो ट्रेंडलबर्ग में क्या होता है, ये एक्चुअली मसल डिफेक्ट होता है, जिसमें जब इंसान चलता है तो उसकी जो पेल्विक बोन होती है, इसमें मेनली जो क्या होता है, ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मैक्सिमस का रोल होता है, जिसकी वजह से जो जब इंसान चलता है तो उसकी गेट कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। ये पीछे से जब वो चलेगा तो ये हिप वाला एरिया कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये लेवल में नहीं दिखेगा। तो ये होता है पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग साइन। डक वेडल गेट का क्या मतलब होता है कि यानी कि इंसान जो होता है वो डक की तरह चलने लगता है, बतख की तरह चलने लगता है, वो नॉर्मल ना चल के वो जब चलेगा तो उसका गेट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यानी कि ये दूर दूर सा और थोड़ा सा ऐसा दिखेगा कि गेट प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो एक बतख की तरह चलेगा, ठीक है। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में यानी कि हमने ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिए हैं, ठीक है। अब रेडियोलॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, यूएसजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं और आर्थ्रोग्राम करा सकते हैं। अब मैनेजमेंट में पेल्विक हार्नेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है हमारा पेल्विक हार्नेस डीडीएच का। तो 3 से 6 मंथ के लिए ये हम 3 से 6 वीक के लिए यूज़ करते हैं। और ये कुछ इस तरह दिखता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा पेल्विक हार्नेस, ठीक है। ये स्टेप, लेग स्टेप होता है, शोल्डर स्टेप होता है इसके साथ, और चेस्ट स्टेप होता है, और ये एबडक्शन स्टेप है, एडक्शन स्टेप है, यानी कि ये मूवमेंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा, ठीक है। और ऐसे बच्चे को 3 to 6 मंथ्स वीक के लिए मतलब हिप इवेलुएट करते हैं अल्ट्रासाउंड से। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है अगर बच्चा छोटा है या 2 मंथ की एज का है तो, ठीक है। तो पेल्विक हार्नेस ये हमारा होता है, इसको हम डीडीएच में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस केस करते हैं। फिर क्लोज रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया हम क्लोज रिडक्शन यूज़ करते हैं, और हिप स्पाइका कास्टिंग का यूज़ करते हैं अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो, ठीक है। फिर साल्वेज ऑस्टियोटॉमी या टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी हम करते हैं अगर बच्चे ने एक स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव कर ली है, ठीक है।
पेल्विक हार्नेस, फिर उसके बाद से हमने क्या किया था, क्लोज रिडक्शन किया था अंडर जनरल एनेस्थीसिया एंड हिप स्पाइका कास्टिंग करी थी अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो। फिर साल्वेज ऑस्टियोटॉमीज करी थी। फिर टोटल हिप ऑर्थ्रोप्लास्टी करी थी अगर बच्चे ने एक स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव कर लिया है तो। ठीक है, होप सो क्लियर होगा टॉपिक। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।